स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ प्लेन का जो टॉपिक हमारा छूट रहा था आगे उससे स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। आज हम उस प्लेन की बात करेंगे। आज हम उस प्लेन की बात करने वाले हैं जो प्लेन हमें कहाँ से मिलने वाला है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, बाकी मैंने पहले अपनी वीडियोस में आपको प्लेन के बारे में, प्लेन की सारी इक्वेशंस के बारे में समझाया हुआ है। जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम 12th क्लास का चैप्टर कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको 3D इन द स्ट्रेट लाइन कराया हुआ है। वो सब जाके आप प्ले लिस्ट पर देखिए, आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और हम आगे चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। यहाँ पर हमें दो प्लेन गिवन हैं जिसका एक का नाम हमने π1 बोल दिया, π2 बोल दिया। प्लेन को π1 π2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी बोल दिया जाता है यहाँ पर कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो भी एक प्लेन का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने π1 और π2, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि π1 π2 क्यों ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करें तो एक नया प्लेन हमें मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये बात थोड़ा सा हम जाते हैं स्ट्रेट लाइन से। यदि हम बात करें स्ट्रेट लाइन की, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमें एक पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट से पास होने वाली बहुत सारी लाइन यहाँ पर हो सकती हैं, राइट। तो इसी तरीके से यदि हम यहाँ बात करें कि ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आप एज्यूम कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक। तो एक नई लाइन मिलेगी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिलने वाली है और जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना उससे एक प्लेन ड्रॉ हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कि π1 एंड π2 आर टू प्लेन intersecting to each other। अब जो हमारे दोनों प्लेन हैं उनको हमने रिप्रेजेंट किया। जो π1 है उसे हमने रिप्रेजेंट किया r1 वेक्टर n1 माइनस d1 से, ठीक है, इजिकल टू 0। और π2 r2 माइनस d2 इजिकल टू 0 से, सॉरी n1 और n2। ओके, यहाँ पर n1 और यहाँ n2 में डेफिनेट है कि उसकी डायरेक्शंस अलग अलग होने वाली हैं। अब जब ये दोनों इंटरसेक्ट किए तो हमें कॉमन पॉइंट दिखाई दिया ये वाला, ठीक है। अब इस लाइन से एक प्लेन ड्रॉ हुआ तो वही बात हम कह रहे हैं कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे को एक रेशो में डिवाइड करती हैं, ठीक है। एक सिंपल तरीके से सीखिए, यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो एक दूसरे को किसी रेशो में डिवाइड करती है, उसी तरीके से प्लेन भी एक रेशो में डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ कह देते हैं कि भाई L1 जो है ना कहीं L2 से एक रेशो बना रही है, वो लैम्डा है। अब लैम्डा यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर होता है। तो उसी तरीके से हम बात करें कि जो प्लेन हमारा है तो जनरली हम बोल देते हैं कि भाई L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो L1 इज इक्वल टू लैम्डा L2 बोल सकते हैं, ठीक। अब बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ बोले तो हम यह लिख देते हैं कि L1 माइनस लैम्डा L2 लिख सकते हैं, राइट। तो कुछ इसी से जो आप हमेशा रिजल्ट देखेंगे, हम ऐसा ही एक रिजल्ट बना लेते हैं कि L1 माइनस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 बनता है ये हमारा रिजल्ट। इसी को मैं प्लेन में कैसे लिखूंगा, तो स्टूडेंट प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम ऑफ प्लेन सेकेंड इज इक्वल टू 0। ये रिजल्ट मैंने वहीं से लिया है स्टूडेंट, जो अभी मैंने लिखा था कि L1 L2 इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब दो लाइन यदि हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक वो रेशो में एक दूसरे को डिवाइड करती है। इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एक रेशो में डिवाइड कर रही हैं। इसी तरीके से दो प्लेन यदि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो किसी न किसी रेशो में कर रहे होंगे। वेयर इज द लैम्डा इज रियल नंबर, ठीक है, रियल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। और आप रियल वैल्यू को जानते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकती हैं, ठीक। तो प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा प्लेन सेकंड इज इक्वल टू 0। और यदि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो मिलेगा r माइनस d1 प्लस लैम्डा r डॉट n2 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। और इसको यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, r वेक्टर n1 प्लस n2 सॉरी लैम्डा n2 माइनस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं ऐसा।
ये एक वेक्टर फॉर्म हो गई। आप जानते हैं कि वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम इस तरीके से कर लेते हैं। पहले फिर से मैं एक बार डिफाइन करूंगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ये कंडीशन क्यों लेते हैं। ठीक है, बच्चों को हम फटाफट से बता देते हैं कि भाई ऐसे कंडीशन ले लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है रीज़न वही था कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे को वो डिवाइड कर रही हैं, किसी रेशो में डिवाइड करती हैं। आप बोलते हो ना इंटरनली डिवाइडेड एक्सटर्नली डिवाइड, तो एक मतलब डिवाइड कर रही हैं और जो रेशो है वो लैम्डा है। ठीक, लैम्डा यहाँ रियल नंबर है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एक रियल वैल्यू होगी, राइट। तो ऐसे ही जब प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो वो भी एक दूसरे को किसी न किसी रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, आप ऐसे बिल्कुल समझ सकते हैं। दूसरा, जब एक लाइन दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं आपस में तो हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। उस पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट, बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं। उसी तरीके से मैं कहूँगा कि यदि हम दो प्लेन को इंटरसेक्ट करते हैं या देखें एज्यूम करके, तो एक लाइन मिलती है और उस लाइन से एक प्लेन जरूर हमें मिलेगा। ठीक, तो जब भी हमने इसका जो नाम रखा है वो क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। ओके, अब ये तो बात रही वेक्टर फॉर्म की। ये तो बात किसकी कर रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म की कर ली है कि भैया वेक्टर फॉर्म में क्या होगा। लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे सब स्टूडेंट्स को पता है कि वेक्टर फॉर्म में हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है। और यदि हम कार्टेशियन फॉर्म में जाएं, कार्टेशियन फॉर्म में जाएं तब हमें क्या मिलने वाला है, हम लेके चलते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक, नाउ कार्टेशियन फॉर्म, ठीक, और c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। नाउ a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। नाउ प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा प्लेन सेकंड इज इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हमें मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिल जाती है स्टूडेंट्स, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है हमारा कुछ ऐसा आ जाता है, a1 प्लस लैम्डा a2 y b1 प्लस लैम्डा b2 प्लस z c1 प्लस लैम्डा c2 प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूँ जनरली हम इतना करते ही नहीं है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट जो कंडीशन दी है उसको अप्लाई कर लेते हैं। हाँ, यहाँ जरूरत पड़ती है ना, जो नया प्लेन निकल के आएगा उसके डायरेक्शन रेशोज क्या है, उसके DRS क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है a1 प्लस लैम्डा a2, b1 प्लस लैम्डा b2, c1 प्लस लैम्डा c2। देखिए ये मैंने इसलिए बताया कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो जब वो कहेगा कि जो रिक्वायर्ड प्लेन हमें मिलने वाला है वो गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तब परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये वाला जो प्लेन है वो किन्हीं दो प्लेनों के परपेंडिकुलर है या कहीं से पास हो रहा है। ठीक, तो पास हो रहा है या परपेंडिकुलर है तो क्या करना है, यदि पास हो रहा है तो हम XYZ की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, और यदि परपेंडिकुलर है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज में और उसके डायरेक्शन रेशियोज में एक रिलेशन होगा। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में और उनकी डायरेक्शन में एक रिलेशन होगा। क्या होगा कि एंगल बिटवीन बोथ 90 डिग्री हो जाएगा। दिस मीन्स a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये सारी कंडीशन ले चलेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करेंगे, ये था हमारा प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। अब बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं, जो हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। इसमें बहुत खास टॉपिक है, एक कंसेप्ट है, डेफिनेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहीं से शुरुआत करेंगे हम कि सबसे पहले वेक्टर फॉर्म। तो बात करते हैं कि भैया ये कहाँ से आया है। अब आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन 11th में पढ़ा था आपने, और लगभग फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता था कि भाई ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन थे x1 y1, राइट। इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी p बोल देते थे। बस वही चीज़ है, ज़्यादा हमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लेन दिया हुआ है जिसकी वेक्टर फॉर्म मैंने यहाँ ये लिखी है, और ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालनी है हम उसकी बात करने वाले हैं। ओके, तो मैं बात करूँगा, बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है। देखिए, ए वेक्टर माइनस एन वेक्टर
माइनस डी अपॉन डी, आपको पता है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ऑलरेडी, और मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, इतना होता है। ठीक, और यदि ये फ्रॉम द ओरिजिन हो जाए ना, यदि ये फ्रॉम द ओरिजिन बन जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब है कि ये ए जो है ना हमारा 0 0 है, तब क्या हो जाएगा कि डी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, ये एन डायरेक्शन ही है। अब देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको कार्टेशियन। ठीक है, जैसे मैंने कहा ये गिवन पॉइंट दिया है, राइट। अभी हम बात कर रहे थे ना स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ भी क्या है, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कैसे निकली, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। वैसे मैं कायदे से ये लिखता पहले, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको समझाना है। क्या समझाना है कि भैया ये ABC तो डायरेक्शन ही तो है, ABC तो डायरेक्शन ही है। नहीं याद तो एक बार फिर वीडियो पे चले जाओ, कौन सी वाली पर, जहाँ हमने प्लेन पढ़ा है, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ा है, प्लेन की डायरेक्शन रेशोज के बारे में पढ़ा है, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में पढ़ा है, सब कुछ है वीडियो में। ठीक, तो बात करें यहाँ पर हम, तो ये x1 y1 z1 तो गिवन है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमें कौन सा पॉइंट गिवन था, A, राइट। और जो डायरेक्शन का काम कर रहे हैं वो कौन है, जैसे यहाँ n है, डायरेक्शन है, तो यहाँ ABC, क्योंकि ABC तो है डायरेक्शन रेशोज। ठीक, और यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर जो किया है वही तो है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², मैग्नीट्यूड ऑफ एन डायरेक्शंस। ठीक, तो कुछ नहीं करना हमें, केवल इस फॉर्मूले को लर्न करना है, और थोड़ा यदि बेसिक हमारा अच्छा है ना, हमें पता है ना कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर हमारा क्या है, बी वेक्टर क्या है, एन वेक्टर क्या है, तो बस फिर दिक्कत नहीं होने वाली। और ये जब भी पॉसिबल हो पाएगा जब आप शुरू से एक बार प्लेन को रिवाइज कर लें। मैं यही कहूँगा कि पूरा जब भी आप देख रहे हैं ना, जो भी बच्चे पहली बार मेरी वीडियोज़ को देखते हैं तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेन मिलेगा आपको, प्लेन के 4, ये मैं 4th पार्ट करा रहा हूँ, आपको पूरा प्लेन मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म तो हो गई हमारी, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो जाए, यदि x1 y1 z1 जो है हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, ओरिजिन हो जाए, तब क्या सिचुएशन आएगी भैया, ओरिजिन आ जाएगा तो 0 0 0, मतलब ये मेरे 0 0 0 हो जाएंगे। ठीक, और मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगी, d अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आने वाले हैं वो कोप्लानरिटी का है और डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन है। ओके, चले आगे। हाँ, तो स्टूडेंट बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन। अब सीधी सी बात थी कि जब हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी और हमने कहा कि भाई इसकी जो ax प्लस by प्लस c1 था इजिकल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इजिकल टू 0, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी इसकी। ठीक, तब हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया था वहाँ पर, c2 माइनस c1 अपॉन a² प्लस b² अंडर रूट में। ठीक, ऐसे कुछ पढ़ा था, सबको याद होगा, 11th पढ़ के आए हो अभी, तो सबने पढ़ा है 11th 1 साल पहले। ठीक, तो सीधी सी बात है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन था तो प्लेन भी हो सकता है ना। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा, अब दोनों प्लेन जो है पैरेलल हैं, इस बात पर जाओ आप, इस बात पर। ठीक, प्लेन जो है वो पैरेलल है। अब यदि प्लेन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शंस जो होंगे सेम होंगे या किसी ना किसी रेशो में होंगे, यही कह सकते हैं ना। ठीक, तो a1x b1y सॉरी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और ax by cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये दोनों के दोनों जो प्लेन हैं वो कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल है तो भैया इनकी रेशो होगा, रेशो होना चाहिए। ठीक है, तो रेशो भी हमने ढूंढ लेंगे, मैं अभी ये क्वेश्चन भी कर दूंगा ऐसा। तो अब हमको इसके बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो जब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन निकालेंगे तो उनको मैंने कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बनना है, d2 माइनस d1 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c²। ठीक, प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं क्वेश्चन करा ही देता हूँ। x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x प्लस 2y माइनस का 3z, सॉरी यहाँ हम कर लेते हैं 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
ओके, अब हमने देखा कि रेशो तो है दोनों में, क्योंकि हमें पता है कि यदि रेशो है ना भाई, यदि प्रोपोर्शनल रेशो दिख रहा है हमें डायरेक्शन रेशोज में, तो फिर हमारे जो प्लेन है वो पैरेलल है, तो सीधी सी बात है 1/2 1/2 माइनस 1/2, राइट। तब हम बात करें तो यार इसको भी ऐसा ही बना लेते हैं, बनाने का तरीका पता है आपको सबको, डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो भैया इसका d1 जो है ना वो 3 और इसका d1 जो है d2 है वो हमारा 7/2 है। फॉर्मूला लगा देते हैं, d इज इक्वल टू अंडर रूट d2 माइनस d1, नाउ 7/2 माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3 अपॉन 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कर लोगे आप, या हमारा 6 हो जाएगा, 1/2 बचेगा, √3 बचेगा, 1/2 √3 आंसर। यूनिट में लिखना क्योंकि डिस्टेंस है, मार्क्स कट जाएंगे इस चीज़ के, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ध्यान रखना आपको, ठीक। इसके बाद चलते हैं कोप्लानरिटी पर। अब कोप्लानरिटी की बात करें तो कोप्लानरिटी की किसकी बात होगी, कोप्लानरिटी में बात करेंगे हम लाइन की, 2 लाइन हमें दी होंगी और उनकी हम क्या बात कर रहे हैं कि कोप्लानरिटी ऑफ 2 लाइन्स। ठीक है, अब इसकी हम बात करें तो कोप्लानरिटी ऑफ द 2 लाइन्स का मतलब क्या है कि भैया 2 लाइन है वो कोप्लानर है या नहीं है। कोप्लानर का मतलब है प्लेन का ही टॉपिक है, मतलब प्लेन के अंदर ही तो टॉपिक आ गया कि 2 लाइन है, क्या वो उसी प्लेन के अंदर है या नहीं है, उसके अंदर है या नहीं, वही बात हमें करनी है कि कैसे प्रूफ करेंगे। जैसे 2 पॉइंट्स की बात करते थे 2D के अंदर, तो वो 2 पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर है या नहीं है, ठीक, तो कॉलिनियरिटी बोल देते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हम बात करने वाले हैं कोप्लानरिटी की ऑफ द 2 लाइन्स की। तो हम आगे चलें तो बहुत सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। नाउ x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y1 अपॉन b2, z माइनस z1 अपॉन सॉरी यहाँ पे आप चेंज कर लेना c2, ओके। अब बात करते हैं कि भैया कोप्लानर प्रूफ करने के लिए यदि वेक्टर पे जाए तो वेक्टर कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ना वो 0 हो जाता है, कुछ ऐसा था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक। तो कोई बात नहीं, हम वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या कहती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक। अब यहाँ से हम बात करें तो भैया ये वेक्टर होते हैं, तो इन्हीं से हम पहले बात कर लेते हैं। चलो, तो इनका डिटरमिनेंट जो होगा, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 की ही बात करता है, ठीक। चलो 0 आ गया, तो डायरेक्शन तो ठीक है यार, ये दोनों b1 ठीक। अच्छा, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं, मुझे लिखने वाला था सॉरी, वो ये था कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो ये दोनों तो सही है कि भैया b1 भी आएगा और b2 भी आना है, लेकिन अब ये a1 a2 की कैसे एंट्री कराएं यहाँ पर, तो पता है ना a1 a2 क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ a पोजीशन वेक्टर ऑफ b, और हमें a भी निकालना है, तो b माइनस a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, इसी कंसेप्ट को फॉलो कर रहा हूँ मैं, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करते हैं यहाँ पर समझें तो भैया हम लिखते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 और a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0, और पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये डिटरमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि दीज लाइन्स आर कोप्लानर। स्टूडेंट यदि गौर करें ना तो ये वही टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, आपको याद होगा x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और देखो यहाँ पर हमें ये 4 पॉइंट्स दे देता है और कहता है कि चारों पॉइंट्स बताओ कोप्लानर है, तो तरीका एक और है, और कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द दिस पॉइंट्स। तो आप क्या करोगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पासिंग थ्रू द फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, राइट, एंड शो दैट द ऑल पॉइंट्स आर कोप्लानर।
तब सिचुएशन क्या रखते हैं, तब हम क्या करते हैं, एक प्लेन की इक्वेशन इससे निकाल लेते हैं, ठीक, और उसमें चौथे पॉइंट को रख के देख लेते हैं, यदि वो 0 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, RHS = LHS हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ऑल गिवन पॉइंट्स आर द कॉलिनियर, या फिर हमारे पास एक मेथड ये वाला भी होता है। तो स्टूडेंट समझना बहुत ईजी है। इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट यदि हमारा 0 हो रहा है, यदि हम डिटरमिनेंट 3 पॉइंट से निकाल के दिखा रहे हैं और वो 0 हो जाता है, तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन लाइन है वो हमारी क्या है, कोप्लानर है। स्टूडेंट यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पूरा प्लेन का हर टॉपिक मैंने आपको कराया है। प्लेन की मेरी 4 वीडियो बनी है, पूरी प्लेलिस्ट है प्लेन की, आप देख सकते हैं। अभी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेन के NCERT सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।